कई बार आप एक बात सोचो, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि क्या है, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स हैं, और इनसे मिलकर जो हम क्या कहते हैं, उन्हें वर्ड्स कहते हैं, जो इनसे मिलकर बनते हैं। जो वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटेंसेस कहते हैं। और जब सेंटेंसेस प्लस सेंटेंसेस प्लस सेंटेंसेस एक पैराग्राफ बन जाता है, पैराग्राफ बन के फिर एक पेज बनता है पूरा, फिर उसका लेसन भी बन जाता है। लेसन, 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, 4 लेसन, किताब के किताब। तो बात कहाँ से शुरू हुई है? अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट का ज्ञान। दूसरी चीज़, अल्फ़ाबेट में ही 2 तरीके की चीज़ होती हैं जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं, और एक होती है कॉन्सोनेंट्स। अगर वोवेल्स की हम बात करें तो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारी मात्राएं बनाते हैं। अगर हम स्ट्रेट जाएं सीधे हिंदी पे, तो मात्राओं का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, जो हम नर्सरी, LKG, UKG में सीखते हैं 1, 2, 3 में। और मात्राएं इनसे भी बनती हैं, इनसे ही बनती हैं भी, क्या ठीक है। खैर उतने डीप तो हम जाने नहीं वाले अभी, हम कहाँ पे जाएंगे। अब जैसे क्या नाम है, तुषार नाम है, ऐसे बनता है, कोई बच्चा इसे ऐसे लिख सकता है, कोई बच्चा इसे ऐसे लिख सकता है। ग्रामेटिकली जो ठीक है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर तुषार है, ये तुषार है और ये तुषार है, समझे। यहां से आप क्या देखते हो, से, ये सीधा ऐसे है, वैसे तो ऐसे है, और ये आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, तो आ की मात्रा डबल ए से हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो हम इसे ए भी लिख सकते हैं। लेकिन इस से की बात करूं तो SH बनेगा, और इस ये से भी SH बनेगा। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। अगर आप तुषार ऐसे लिख रखा है और स्पेलिंग ये डाल रखी है तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर नाउन है, जैसे तुम्हारा नाम है और तुम कहो सर मेरी तो मर्जी है, मुझे तो ऐसे ही चलाना है अपना नाम, मुझे पंडित जी ने बताया है, चलाओ चलाओ भाई। लेकिन अगर तुम सपोज करो शिप लिखोगे तो फिर तुम्हारी नहीं चलेगी। तो शिप लिखना है तो मतलब SH पे लिख के दिखाओ, SIP, वो बदल जाएगा। पहले तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, सिप हो जाएगा, शिप नहीं रहेगा। शिप और सिप में अंतर है, ठीक है। तो ये चीज, अब हम सीधे कहां पे जा रहे हैं, सीधे सेंटेंसेस पे। वर्ड से सीधे सेंटेंसेस, वर्ड 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 मिलके सेंटेंसेस होंगे। और ग्रामर में मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि सही शब्द को सही स्थान पे रखना ही ग्रामर है, व्याकरण है। कौन सा शब्द कहां पे आएगा। एप्पल लिखा, बच्चे ने क्या किया, क्या ठीक है, हमने अल्फाबेट्स तो वही यूज किया। कौन सही कह देगा इसे कि सर ये तो सही है बिल्कुल, L भी लगा हुआ है, A भी लगा हुआ है। अरे भैया लगे हुए हैं, लेकिन कहां लगे हुए हैं, यूज कहां पे हुए हैं, यूज की इंपॉर्टेंस है। ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक दिए, समझे। तो वर्ड भी जहां पे सही तरीके से रखा जाना चाहिए वहीं पे रखा जाना होता है। जब रखा जाता है तभी उसकी इंपॉर्टेंस है, जब उसकी महत्ता है, ठीक है। अदरवाइज बच्चा सेंटेंस तो बना ही देता है, हाँ उल्टा सीधा बना देता है। विल की जगह शैल यूज कर देगा, शैल की जगह डिड यूज कर देगा। उससे क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा, उससे अर्थ बदल जाएगा। मैंने कहा लास्ट ईयर कितने नंबर आए भाई आपके, आपने कहा आई शैल गेट 25% मार्क्स, तो ये तो अर्थ बदल गया। लेकिन तुम्हारा माइंड तो चल रहा है कि मेरे तो आए थे, लेकिन डिड नहीं यूज करके तुमने क्या यूज किया, विल कर दिया। लेकिन जो समझदार है वो तो समझ जाएगा, वो तो यार फ्यूचर में बताया इसने, तो वो कनेक्ट किया क्या कहीं। क्वेश्चन है आपके पिछले साल कितने नंबर आए, आपका आंसर जब उसने कन्वर्ट किया तो आया मेरे तो 25% आएंगे। कनेक्शन है कहीं पे, कहीं नहीं है। इसलिए सही शब्दों का सही जगह पे यूज करना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आपको पहुंचाएगा, जब आपको कोई अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। करते हैं, ग्रामर ही तो रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स क्या है हमारा, रटना। कितने सेंटेंस रट सकते हो, सेंटेंस है हजारों लाखों करोड़ों अरबों, और सोर्स से बने वो सेंटेंस। तो इससे अच्छा है हम मेहनत किस पे करेंगे, सोर्स पे, स्रोत पे, समझे। ये है हमारा पेज नंबर 51, हिस्ट्री। चैप्टर नंबर कौन सा है, 3 है।
शायद, है ना, और उसका पार्ट है कौन सा, 1, जिसको हमने कहा है बर्थ ऑफ द व्यामर रिपब्लिक। और मैं आपसे बता दूं, जो भी, और ये वीडियो भी देखेंगे भाई बहुत सारे, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नाउन में मुझसे गलत हो सकते हैं, जैसे व्यामर ही लगा हुआ, इसे व्यामर भी बोल सकते हैं, व्यामार भी बोल सकते हैं, तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, देख लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या रहेगा, ग्रामर को यूज करके हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश करेंगे और इंग्लिश से हिंदी करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। ठीक है, वोकेबलरी भी होगी, एक नोटबुक रखिए इतनी मोटी, रफ, मैंने अभी अभी बनाई है वो, वहीं से चौक का डब्बा ले लेना। देखिए परीक्षित यहीं पे रखा है चौक, तो शायद है नहीं, तो वहीं से ले लो। हाँ बेटा, Germany, a powerful empire in the early years, of the 20th century, of the 20th, वैसे लिखा हुआ है 20th century, fought the First World War, the First World War, alongside the Austrian Empire, and against the Allies, England, France and रशिया। ठीक है, यहाँ तक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें तो कराया नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें नोटबुक में नहीं है, इसी से तो कई क्वेश्चन बन जाएंगे। जर्मनी के बाद में इसका बहुत यूज है, क्या है ये, कोमा। और कहाँ पे खत्म हुआ है कोमा, यहाँ पे। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द ईयर क्या है, इन द अर्ली है ना, हाँ, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th century fought the first world war। हम यहाँ पे यहाँ तक के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानने की कोशिश करते हैं। जर्मनी इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट अ मेन वर्ब, नहीं है। कोई सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, नहीं है। यहां पे आ गए हम, फोर्ट, फाइट होता है लड़ना, लड़ाई करना। फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फोर्ट, पहचान लिया हमने। अब मैं आपको थोड़ा सा और, जो कोमा के बाद में और कोमा से पहले जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उसे अब 5 सेकंड के लिए डिलीट करना है। वो है ही नहीं विशाल, हम समझ के चल रहे हैं कि वो नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल। तो हमारा सेंटेंस में ना, जर्मनी फोर्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोई प्रॉब्लम इसमें? मेन सेंटेंस तो यही है। लेकिन ये जो कोमा में आया है ना, ये ग्रामर में एक लेवल यूज होता है, वो होता है फ्रेज इन अपोजिशन। यानी हम कोमा की सहायता से किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेषता को हम उसके पास रखते हैं। तो ये जो कोमा में आया वो जर्मनी की विशेषता आया। जर्मनी ने लड़ाई लड़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब किसी ने पूछा सर कब, वो क्वेश्चन आ गया 1 नंबर का, कब से कब हुआ? और आपने कहा सर कराया ही नहीं है। भाई साहब करा तो दिया है, और ये कैसे कराऊं बताओ? उसकी ड्यूरेशन पूछिए, बता दो 4 साल है। 4 साल तो सर लिखवाई नहीं है कहीं। अब ये 10th के 9th के लेवल पे ये लिखवाएंगे हम? तो ऐसे तो हजारों क्वेश्चन बैठेंगे एक पैराग्राफ से ही। अगर इस तरीके से क्वेश्चन, ये रीडिंग का, लिसनिंग का, अंडरस्टैंडिंग का और अपनी तैयारी का सारा अंतर है। तो हमने देखा जर्मनी, क्वालिटी देखते हैं इसकी। अ पावरफुल एम्पायर
एक पावरफुल एम्पायर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली साम्राज्य कब था? इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। इतने सारे शब्दों से घबरा तो नहीं रहे? ये जो है ना, ये एक ही चीज कह रहा है, टाइम। अगर मैं इस पूरे के पूरे इसमें इन द तो आएगा ही आएगा, ये तो टाइम स्लॉट को बताने के लिए आया। यहां पे अर्ली ईयर्स, इसको अगर मैं 1920 कह दूं तो एक वर्ड में खत्म हो जाएगा, वहां तक, सेंचुरी तक। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा लंबा समय रहा तो इन्होंने क्या किया, अर्ली ईयर्स यानी कि शुरुआती साल, किसके? 20वीं शताब्दी के। ऑफ का मतलब काकी के, बताऊंगा उसका भी यूज डिटेल में, कब कब यूज होगा। अभी के लिए क्या करेंगे? ऑफ के लिए काकी के, यानी किसी से हमारा कनेक्शन बता रहा है, यानी पजेशन बता रहा है। पजेशन का मतलब समझते हैं? पजेशन मतलब अधिकार, पजेस करना, रखना। जर्मनी क्या था? पावरफुल एम्पायर था। कब था? 20th सेंचुरी के जो पहले कुछ साल थे उनमें। फोर्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी ने पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा। और जर्मनी जो है ना, और इसको ऐसे पिरोना नहीं है, सिर्फ नॉलेज में रखना है। जर्मनी क्या था? पावरफुल एम्पायर था 20वीं शताब्दी के पहले कुछ सालों में। 1914-18 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ। अलोंग साइड, साथ साथ, क्या? साथ साथ यानी एक साथ। क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली विद विशाल, समझ गए? मैं किसके साथ गया, तो विद बता रहा है यहां पे साथ के लिए, आप समझ रहे हो? तो ऐसी ही अलोंग साइड जर्मनी ने लड़ा, अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रिया के एम्पायर, ये एक साथ थे। और अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, किनके विरुद्ध लड़ा गया? द एलाइज या एलीज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो एक तरफ तो जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर हो गया, और दूसरी तरफ क्या हो गए? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। कहां से क्लियर हुआ है? फोर्ट से। एलीज का मतलब हमें पता है, जब गठबंधन हो जाता है, 3, 4, 5, 10, 20 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं। यहां से जर्मनी की पावर दिखाई गई है, पावरफुल साम्राज्य था। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आइए, अभी भी बता रहा हूं कि अगर किसी को नहीं आई है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को सीधा सीधा देखो, सेंटेंसेस करवाए जाते हैं और वो ही की है। इसके अलावा कुछ दूसरी सोर्स नहीं है हमारे पास, तुक्केबाजी चलेगी नहीं। आगे चलते हैं। ऑल ज्वाइन द वॉर एंथुजियास्टिकली, ऑल ज्वाइन द वॉर एंथुजियास्टिकली, क्या होगा? ENTHUSIASTICALLY, बड़ी लंबी स्पेलिंग हो गई। होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक, बोलते रहो थोड़ा थोड़ा साथ, मन मन में बोलो, हल्ले मत मचाना, मतलब थोड़ी सी आवाज आनी चाहिए। क्विक विक्ट्री। लिटिल डिड दे रियलाइज that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources, देखो एक वर्ड होता है एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है जो जोशीला हो, जिसमें जोश हो, यानी जो पूरी जोश के साथ में कोई भी काम करता है वो क्या होता है? एंथुजियास्टिक होता है। एंथुजिज्म होता है जोश, एंथुजियास्टिकली हो गया जोश के साथ, पूरी की पूरी उमंग के साथ। समझे? कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सुबह को उठते हो लेकिन वो जोश नहीं रहता, ना स्कूल में जाने का ना कुछ करने का, लेकिन कभी कभी तुमने देखा कि पेपर है और जोश के साथ तुमने काम करने शुरू किए क्योंकि नंबर लाने हैं। तो एंथुजियास्टिकली मतलब जोश के साथ। ऑल का मतलब यहाँ पे क्यों आया? सब मतलब सारे ऊपर आए, सब ने ज्वाइन किया इस वॉर को। ज्वाइन मतलब शामिल होना, यहाँ से पता चल गया सेकंड फॉर्म है।
चल गया, पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है। द वॉर, समझे? इस युद्ध को में सबने अपना अपना पार्टिसिपेशन दे दिया, यानी ज्वाइन कर लिया एंथुजियास्टिकली। वॉर लड़ना है तो जोश तो दिखाना पड़ेगा ना, या वैसे ही चले जाओगे जोश के साथ? देखो यहां पे होपिंग आया। अब मैं एक सेंटेंस देता हूं। आई सॉ ए बॉय वीपिंग। मैंने एक लड़के को देखा। क्या वो लड़का क्या कर रहा था? रो रहा था। तो मैंने एक लड़के को रोते हुए देखा, तो उन्होंने भी इसमें पार्ट लिया। होपिंग मतलब आशा करते हुए, उनकी आशा थी, समझ रहे हो? उन्होंने किया तो, लेकिन उनकी आशा क्या थी? टू गेन, गेन का मतलब प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना, कि हम लाभ प्राप्त करेंगे। फ्रॉम मतलब से, किससे लाभ प्राप्त करेंगे? ए क्विक विक्ट्री। क्विक मतलब बहुत तेज, वॉर चलेगा, सीधा सीधा खत्म हो जाएगा और हम साम्राज्य स्थापित कर लेंगे अपना। ये उनका होप था। होपिंग फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री, यानी जल्दी से जो हमारी विक्ट्री हो जाएगी शीघ्रता से। जैसे बोलते हैं ना, आए और लड़ा मैच, जैसे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का मैच हो जाता है। आए किया, 1-2 घंटे में खत्म हो गया, होना था 7 घंटे में, हो गया 5 ही घंटे में। तो क्विक विक्ट्री है वो, मतलब जब कमजोर हो, शक्तिशाली का युद्ध हो। तो उनका होप था। ये होपिंग का मतलब समझ में यहाँ पे आ गया किस किस तरीके से यूज हुआ है। सगुन नहीं आया समझ में? सभी की थी, और चाहे वो दूसरे थे जर्मनी वाले, चाहे ये फ्रांस। देखिए यहाँ पे देखो कितना अच्छा यूज हुआ है। लिटिल डिड दे रियलाइज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे रियलाइज्ड लिटिल। लेकिन इंपैक्ट बनाने के लिए, प्रभाव छोड़ने के लिए ग्रामर का दूसरा यूज किया है, उसको हम ग्रामर के पीरियड में यूज करेंगे। लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, ना के बराबर। डिड का मतलब पास्ट से आ गया। दे रियलाइज, रियलाइज लगा है क्योंकि डिड लगा है, ना लगता तो डी लगता। रियलाइज का मतलब एहसास होना, महसूस होना या सोचना, लेकिन उन्हें ना के बराबर ही एहसास था, बहुत ही कम। दैट की द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, विल होता है ये, लेकिन क्योंकि पास्ट है तो विल का किस में कन्वर्जन हो जाता है? वुड में हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पढ़ा है क्या नहीं? विल का वुड। तो उनका जो रियलाइजेशन था, रियलाइज वो कर रहे थे, वो क्या था? बहुत ही कम था कि वॉर चलेगा। उन्हें नहीं पता था कि इतना लंबा चलेगा। देखना 4 years, 4 साल कौन लड़ता है? 4 साल लड़ने का मतलब है आपने सारे के सारे सिपाहियों को वहां पे लगा दिया है ना, मरे भी होंगे, और फैक्ट्रीज में वो सारा सारा काम भी हुआ होगा जो उन्हें जरूरत है। उनको हथियारों की जरूरत है, ड्रेसेस की जरूरत पड़ेगी, दुनिया भर के चीजें और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। अब देखो स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली, परिणाम स्वरूप, जब इतना लंबा वॉर चलेगा तो क्या होगा? उसका परिणाम होगा कुछ ना कुछ। परिणाम स्वरूप ड्रेनिंग यूरोप। ड्रेनिंग का मतलब यहां पे बहुत अच्छा शब्द है, ड्रेनिंग। ड्रेन का मतलब होता है खत्म हो जाना, सूख जाना, खाली कर देना। ड्रेनेज सिस्टम होता है ना। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम क्यों होता है? खाली करने के लिए तो होता है, जिससे पानी ना भरे। तो वो क्या होता है? खाली करते रहता है। तो यहां पे खैर उसी से मैंने कनेक्ट कर दिया। ड्रेनिंग किसको करते हुए? यूरोप को खाली करते हुए। खाली कर दिया यूरोप को। किससे कर दिया? ऑल इट्स रिसोर्सेज, यानी जो इसके स्रोत थे। हमारे सबके अपने अपने नेचुरल स्रोत होते हैं कि नहीं, जिससे हम कमाते हैं। जैसे आप इराक ईरान की बात करो तो वहां पे तेल का है कि नहीं? तो ऐसे ही यूरोप में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और ये सारे के सारे क्या हो गए? ड्रेन हो गए। ड्रेन मतलब खाली हो गए। क्यों? क्योंकि वॉर जो था ना 4 years, 4 साल तक चला, और इंपैक्ट्स ऑफ वॉर में हम पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव हुए। समझे? आगे चलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? करते हैं भाई नेक्स्ट। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स। जर्मनी मेड initial gains by occupying France and Belgium.
However, the allies strengthened by the US, देखो, strengthened by the US entry in 1917 1, ठीक है, defeating Germany and the Central Powers in November, and the Central Powers in November 1918, ठीक है। बहुत सारी ग्रामर हम सीखेंगे अब इसमें। जर्मनी, मेक का सेकंड फॉर्म, इनिशियल, शुरुआती। कभी कभी क्रिकेट देखते हो तुम, या कभी कभी तुम एग्जाम में बैठते हो तो शुरुआती कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कर देते हो, लेकिन बाद में जाते जाते क्या होता है, नहीं याद रहते। तो शुरुआती गेंस वही होते हैं, यानी शुरुआती लाभ उसने उठा लिया। जर्मनी ने शुरुआती लाभ उठा लिया। कैसे उठाया? द्वारा। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा? ऑक्यूपाइंग, मतलब बाई के बाद ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद में अगर मेन वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। ऑक्यूपाई मतलब अधिकार करना, किसी के ऊपर अधिकार जमा लेना। ऑक्यूपाई प्राप्त कर लेना। क्या प्राप्त कर लिया उसने? फ्रांस और बेल्जियम, यानी फ्रांस और बेल्जियम पर उसका आधिपत्य हो गया। तो इनिशियल गेन्स उसने प्राप्त कर लिया। हाउएवर, लेकिन, अब जब भी लेकिन आए ना, इसका मतलब जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव में तब्दील होने वाला है। मतलब मैं सेंसेस की बात कर रहा हूं। यहां पे उसने इनिशियल तो प्राप्त कर लिया, जीत गया वो, लेकिन हुआ क्या? द एलाइज या एलीज, जो ये था, ये शक्तियां जो मिली हुई थी। अब देखो फिर से कोमा आया। स्ट्रेंथन मतलब किसी को मजबूत बनाना। स्ट्रेंथन मतलब जो मजबूत बना दी गई है, जो मजबूत बना दी गई। यहां पे कैसे आया? एडजेक्टिव की तरीके से यूज हुआ है, जो कि स्ट्रेंथन यानी कि मैं स्ट्रॉन्ग यूज कर देता हूं। कैसे? मजबूत हो गई, किसके द्वारा? द यूएस एंट्री, यानी वॉर में अब यूएस की एंट्री भी हो गई। और स्ट्रेंथन कौन बना दिया उसने? एलाइज को, यानी किसकी तरफ आ गए वो? एलाइज की तरफ। कब आए? 1917 में यूएस की एंट्री के बाद में एलीज जो थे ये क्या हो गए? स्ट्रेंथन, मजबूत हो गए। 1, अगर मैं कोमा वाला पार्ट निकाल दूं तो सेंटेंस होगा हाउएवर द एलीज वन। लेकिन यहां पे एक शक पैदा हो जाता है, जब यहां पे जर्मनी ने विजय प्राप्त कर ली, किस पर? फ्रांस और बेल्जियम पे, तो ये एलीज कैसे जीत गए? तो यहां पे आया, इसीलिए तो आया। क्यों जीत गए? क्योंकि उन्हें स्ट्रेंथ मिली, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। कब? 1917 में। डिफीटिंग, और कैसे मिली? किसको हराया? जर्मनी को हरा दिया। हराकर या हराते हुए? कैसे जीते वो? जर्मनी को हराते हुए। जर्मनी को हराया, एंड द सेंट्रल पावर्स, और जो केंद्रीय शक्तियां थी जिनके ऊपर टिका हुआ था सब कुछ। कब? 1918, नवंबर 1918, ठीक है। The defeat of Imperial Germany, the defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor, and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties, gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity, to recast German polity, German polity,
ठीक है, देखो, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, हार, डिफीट मतलब हार, किसकी हार हुई? इंपीरियल जर्मनी। इंपीरियल का मतलब होता है किससे? जो रईस हो, समझ रहे हो? इंपीरियल मतलब रईसी से, रिचनेस से। और एक शब्द शायद मैंने लिखा भी है इसका, अगर आपको, शाही, बादशाही। तो शाह कौन होते थे? जो राजा होते थे, रिच होते थे। इंपीरियल जर्मनी की हार हुई। एंड द एब्डिकेशन, बेटा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेशन मतलब कोई राजा के लिए यूज होता है जब वो अपने पद को त्याग देता है, अपनी राजगद्दी को जब वो त्याग दे तो वो क्या करता है? एब्डिकेट करता है। एब्डिकेशन का मतलब होता है पद को त्याग करना, वो भी कौन सा पद? जो गद्दी होती है, अपनी राजा वाली गद्दी को त्यागना क्या होता है? एब्डिकेशन। उसकी हार हुई। और एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, सब्जेक्ट क्या यूज हुआ है बेटा? ये सारा मैंने कहा, आई गेव यू अ पेन, इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको एक पेन दिया, ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? यहां पे देखो, किसने? गेव एन अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूं, आई गेव अ पेन टू यू, एक ही बात है, दोनों में अंतर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब आई गेव यू पेन, इसको हम 2 मिनट के लिए डिलीट कर देते हैं। आई गेव अ पेन टू यू, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो दिया और जिसको दिया, ठीक है, जो दिया जिसको दिया। यहां पे देखो, द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल जर्मनी की हार, और द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, और उस एम्परर का पद त्याग, अपनी गद्दी को छोड़ना, ये पूरा सब्जेक्ट बना। इस कारण से, यानी इन चीजों ने दिया, इन चीजों ने दिया। एन अपॉर्चुनिटी, एक शुभ अवसर, एक बहुत अच्छा अवसर, किसको दिया? पार्लियामेंट्री पार्टीज, जो वहां पे पार्लियामेंट्री पार्टीज थे, क्या करने के लिए? टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। देखो, टू हमेशा किसके लिए आता है? जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, हमेशा तो नहीं आता, तो कई बार ही है और भी, लेकिन यहां पे आया के लिए। क्या करने के लिए? रिकास्ट, पुनर्निर्माण, चीजों को दोबारा बनाना, जो चीजों को करेक्शन करके हम दोबारा बनाते हैं, रिकास्ट। जर्मन पॉलिटी मतलब पॉलिटिक्स, सरकार, राजतंत्र। उस राजतंत्र को दोबारा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। कैसे मिली? किसने दी? एब्डिकेशन ने दी, पद त्याग ने। यानी जब राजा ही बदल गया और हार गया था वो, इसलिए दिया। इसलिए पार्लियामेंट्री पार्टीज को एक मौका मिल गया क्या करने का? कि जर्मन पॉलिटी को पूरी तरीके से रिकास्ट कर दे। रिकास्ट मतलब दोबारा से बना दे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी बात बताओ, हुई है क्लियर? विशाल, हुई है या कोई कंफ्यूजन है? जब तक अपने आप नहीं पढ़ोगे ना जाके, तब तक बहुत दिक्कतें हो रहेंगी। आगे देखते हैं। ए नेशनल असेंबली मेट एट व्यामर। ए नेशनल असेंबली met at Weimar and established a democratic constitution, a democratic constitution with a federal structure, with a federal structure. Deputies were now elected. Deputies were now, लग रहा है ना, deputies were now
elected to the German parliament, to the German parliament or Reichstag, REICHSTAG, on the basis of equal and universal votes, equal and universal votes cast by all adults, cast by all adults including women, including women। आपको पता होगा पहले में उन लोगों के पास में अधिकार नहीं होते थे जो गरीब होते थे, और वुमेन के पास अधिकार नहीं होते क्या करने के, वोट डालने के। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दूसरी हैं, पढ़ेंगे उनके बारे में, वो पहले और ज़्यादा पहले की बात है। इन नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय असेंबली, असेंबली मतलब जो हम राजनीति से ही इसको कनेक्ट करते हैं। असेंबल का मतलब पता है तुम्हें? जब चीज़ों को, अब जो हमारा टीवी होता है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल क्या एक ही इसमें मटेरियल है? क्या इनके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इनको अलग अलग फेंक दो, क्या इसकी महत्ता रहेगी? नहीं रहेगी। तो जब इनको एक साथ लाया गया और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो ये असेंबल्ड है। क्या ये असेंबल्ड, यानी सबको एक साथ एकत्रित करना। ऐसे ही असेंबली क्या है? पार्टीज, लोग जो प्रभावशील लोग होते हैं, किसमें? हमारी पॉलिटिक्स में। तो नेशनल असेंबली, नेशनल क्यों आया? क्योंकि वो राष्ट्र की थी। एक तो हमारी असेंबली होती है, असेंबली नहीं होती सुबह, तो उसमें हम सबके सब गैदर हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल असेंबली, यानी देखो कोई भी निर्णय लेने के लिए 135 करोड़ की जनता है हमारी, सबको नहीं, सबसे थोड़े ना पूछा जाएगा। इसीलिए हम क्या चुनते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं अलग अलग क्षेत्र के। अब संगीत सोम भैया हैं सपोज करो, तो वो क्या होते हैं? वो सारे सारे सरदाना विधानसभा के। ऐसे ही अगर हम कहीं दूसरी जगह जाए, वहाँ पे एक व्यक्ति होगा। अगर हम सारे के सारी चीज़ों को सारे लोगों से पूछने लगेंगे तो उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोगों से आप पूछोगे कैसे? उन्हें बैठाओगे कहाँ पे? कभी कोई नाराज हो जाएगा, कभी कोई नाराज हो, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो ये नेशनल असेंबली, मैट, मीट का मतलब मिलना, मैट मतलब पास्ट, मिली यानी कि मीटिंग हुई। अब व्यामर, ये एट है शायद यहाँ पे, है ना? देखो जरा दोबारा, एट है ना? हाँ, एट का मतलब यहाँ पे जगह से आया। कहां पर मिली? वो व्यामर में मिली। एंड इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापित करना, बनाना। एंड इस्टेब्लिश्ड, स्थापित की, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रजातांत्रिक संविधान। संविधान मतलब कानून, पूरा का पूरा लेखा जोखा बनाते हैं हम एक राष्ट्र को चलाने के लिए। तो उनकी मीटिंग कहां पे हुई? व्यामर में। और उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी दी है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब, फेडरल का मतलब होता है कि ऐसी सरकार जिसका फोकस कहां पे हो? केंद्र पर हो। अब दो तरीके की सरकारें हैं, वैसे तो तीसरा भी तरीका है। दो तरीके की सरकार, पहली सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरल का मतलब कहां से आता है? सेंटर से आता है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है जहां पे किस स्ट्रक्चर के तहत? फेडरल स्ट्रक्चर के तहत। स्ट्रक्चर मतलब तंत्र, ढांचा जो होता है हमारा। डेप्यूटीज, जिन्हें हम देसी भाषा में यहां पे बोलते हैं डिप्टी बोलते हैं, वो डेप्यूटी होते हैं। इसका मतलब होता है उप। उप होता है मतलब छोटा, सहायक। क्या बोलते हैं? डिप्टी। तो डेप्यूटी होता है वो वर्ड, और जैसे चीफ मिनिस्टर है तो उसको बोलते हैं हम, उसके जो सहायक होता है, उप होता है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर मिला और इस्टेब्लिश हुआ तो डेप्यूटीज यानी कि सहायक वर नाउ इलेक्टेड। देखो ये वर और इलेक्टेड, पास्ट। लेकिन पास्ट के साथ हुआ क्या? आईएनजी लगा नहीं यहाँ पे, वॉज वर के साथ आईएनजी नहीं लगा, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म है।
क्योंकि वर्ब तो है ये, और सेकंड फॉर्म लग नहीं सकती। वाज वर्ब के साथ में सेकंड फॉर्म क्या करेगी, या तो थर्ड फॉर्म लगेगी या आईएनजी लगेगा, और अगर आईएनजी नहीं है तो दैट्स व्हाई दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इलेक्ट, चुनना। इलेक्ट मतलब चुनना, इलेक्टेड मतलब चुने गए, यहां से तो यही आ रहा है सेंस। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड, अब क्या चुने गए, डेप्यूटीज, सहायक चुने गए टू द जर्मन पार्लियामेंट, जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसके लिए क्या चुने गए, डेप्यूटीज चुने गए। और रीस्टैग ये नाम दे दिया इसी का कोमा से, ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो जर्मन पार्लियामेंट के लिए क्या चुने गए, डेप्यूटीज चुने गए। अब यहां पे यहां तक ठीक है, लेकिन यहां पे बेसिस भी दिया है, किस आधार पर, किस आधार पर चुने गए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल, यानी बराबर का अधिकार, समानता का अधिकार, एंड यूनिवर्सल मतलब सबको, वोट कास्ट यानी सबको तो वोट डालने का अधिकार, और इक्वालिटी के आधार पर वोट डाले, किसके द्वारा, बाय ऑल एडल्ट्स, जो भी एडल्ट्स थे यानी युवक थे या युवतियां थी, जो जिन्हें हम बोलते हैं, अगर मैं एक वर्ड दूं आपको, जैसे हमारे यहाँ पे वोट डालने की जो सीमा है वो 18 है, 18 से ऊपर के जो 18, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम एडल्ट बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें, उनके बारे में बात मत, लेकिन जो एडल्ट कौन होते हैं, जो 18 का हो गया वो एडल्ट होते हैं। किनके द्वारा वोट डाला गया, सारे एडल्ट्स के द्वारा, तभी तो आया इक्वालिटी, ना इक्वल क्यों आया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको पहले, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। वोट डालने का अधिकार किन्हें होता था, जो अमीर लोग होते थे, तो यहाँ पे इक्वल क्यों आया, सभी को। यूनिवर्सल का मतलब सभी को, किसी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं। कास्ट मतलब, कास्ट का मतलब फेंकना होता है, वैसे तो कास्ट का मतलब क्या होता है, फेंकना, लेकिन यहाँ पे डालने से, तो वोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कास्ट ही यूज करते हैं। और कास्ट का सेकंड फॉर्म भी कास्ट होता है, कास्ट का थर्ड फॉर्म भी कास्ट होता है। यूनिवर्सल वोट्स कास्ट, यूनिवर्सल वोट्स के द्वारा हुए, कास्ट मतलब जो डाले गए, किसके द्वारा, बाय ऑल एडल्ट्स, सारे एडल्ट्स के द्वारा, सारे जो जवान लोग थे उनके द्वारा, इंक्लूडिंग यानी शामिल थी जिनमें, किन्हें सम्मिलित करते हुए, वुमेन, यानी इन सब में वुमेन ने भी वोट डाला, ये इसका मतलब होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बताओ, नहीं है, थके तो नहीं हो, ठीक लग रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो। दिस रिपब्लिक however was not received well by its own people, largely because of the terms, it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. At the end of the First World War. चलो ठीक है, इतना ही करेंगे। यहां पे देखते हैं, दिस रिपब्लिक, जो रिपब्लिक अभी अभी चुनी गई थी, पिछले पेज पे बात की हमने,
हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, हालांकि। बना तो दी उन्होंने, लेकिन हालांकि ये जो रिपब्लिक थी वॉज नॉट रिसीव्ड। देखो यहां से रिसीव का मतलब वैसे प्राप्त करना होता है। अगेन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या है? पैसिव है। इसका मतलब क्या है? पैसिव है। यहां से पैसिव का मतलब हम ले सकते हैं दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड, यानी कि उसे नहीं लिया गया। यहां से इसका मतलब है वेलकम। हम किसी को रिसीव करने जाते हैं स्टेशन पे, है ना, जाते हैं ना, लेने जाते हैं, तो एक तरीके से रिसीव होता है वो, यानी वेलकम ही तो होता है। यानी ये बना तो दी गई थी, लेकिन उसको उस तरीके से लोगों ने रिसीव किया ही नहीं, यानी कि उसका उस तरीके से लोगों ने वेलकम किया ही नहीं। वेलकम मतलब अच्छे तरीके से, बाय द्वारा, इट्स ओन पीपल, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा इस जो रिपब्लिक्स थी इसका वेलकम नहीं किया गया। यानी कि क्यों नहीं किया गया? लार्जली मतलब बड़े मतलब दूर दूर तक, बिकॉज क्योंकि ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स्ड, क्योंकि उन टर्म्स के द्वारा, टर्म्स होता है शर्तें, क्या होता है? शर्तें। इट वॉज फोर्स्ड, देखो सिर से पैसिव, क्योंकि इस पर फोर्स किए गए थे, लादे गए थे, थोपे गए थे, क्या? टर्म्स, शर्तें थोप दी गई थी। यानी ये रिपब्लिक जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया था ना उन्होंने, फेडरल स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें क्या थी? शर्तें थी। और वो शर्तें क्या हो गया? समझ, हंसी आ रही है, मेरा गला उखड़ रहा है, हंसी, रीजन बताओ हंसी का। अब तो नहीं बताना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा भाई, हंसी का तो कारण बताना पड़ेगा। कोई चुटकुला आया इसमें? कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो मेरे मुंह से जो जिस पर हंसी आए? बता तो, रीजन बता। भागना है क्लास से? केशव, क्या हंसी का कारण क्या था? नहीं पता। बासु, अकेला हंस रहा है? नहीं, अकेला तो नहीं हंसता है कोई, बताना, समझ जल्दी। बड़े अजीब इंसान है, बहुत ही अजीब इंसान है, क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता। तो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया, रिपब्लिक बनाई गई, संविधान बनाया, उसमें शर्तें भी डाली गई, लेकिन वो शर्तें उस तरीके से वेलकम नहीं की गई, क्योंकि वो थोप दी गई थी। इट वॉज फोर्स्ड, ये रिपब्लिक ही फोर्स कर दी गई थी, रिपब्लिक पर ही फोर्स कर दी गई थी, क्योंकि हार गया था, हारा था ना जर्मनी। अब जैसे हम थे, गुलाम थे, तो हमारा एक संविधान रहा होगा, लेकिन वो किसका संविधान था? अंग्रेजों का था, उनके अपने नियम थे। तो क्या अंग्रेजों के संविधान को हमने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं किया। वो किसको किया हमने एक्सेप्ट? जो हमने अपने आप बनाया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये लाद दी गई थी टू एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये जो शर्तें थी ये इनको फोर्स किया गया एक्सेप्ट करने के लिए। कब किया गया? आफ्टर जर्मनीज डिफीट, हार के बाद, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इतना लंबा जो आपका सेंटेंस है, इससे जो घबराता है वो बड़ा बेवकूफ तरीके का इंसान होता है। अगर मैं यहां करूं डिफीट इन 2000, खत्म हो गया सेंटेंस, समझ रहे हो? खत्म हो गया। तो इससे घबराने वाली बात क्या है? अरे ये तो जगह का नाम है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी तारीख आई है कब उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ी? कब? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके खत्म होने पर, क्योंकि जर्मनी की हार हो गई, तो उन्हें वो पूरी शर्तें, यानी कि संविधान ही ऐसा बनाया गया कि उनके अपने ही लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये इसका मतलब है। बोलो, करना तो पड़ेगा ही ना बेटा, किसी ना किसी तरीके से करना ही है, और इसे अगर प्यार से करोगे तो बहुत अच्छी बात है। करते हैं, करना तो पड़ेगा ही ना, और कुछ और भी तो करेंगे। टाइम मुझे बता दो एक बार। 12:45 आई थिंक ना, यही है ना? तो पढ़ाई के अलावा कुछ और काम तो नहीं है? होता है काम भी, लेकिन हमें फिर ये देखना पड़ेगा ना। कुछ और लाइंस कर लेते हैं। द पीस ट्रीटी, द पीस, सॉरी यार क्या कर दिया, ये टुकड़े वाला लिख दिया था। द पीस ट्रीटी
at Versailles, Versailles, Versailles with the L's, was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies. Germany lost its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 13% of its territories, 75% of its iron, 75% of its iron, and 26% of its coal, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and लिथुआनिया। ठीक है, देखो यहां तक पढ़ते हैं फिर भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पढ़ लो, अच्छी वो बात है। द पीस ट्रीटी, देखो जब युद्ध ही युद्ध चल रहा हो तो हम भी तो फैसला करते हैं पंचायत में बैठ के, कब तक लड़ोगे, तो एक पंचायत में फैसला होता है और वो पीस ट्रीटी ही होता है, समझौता। ट्रीटी मतलब समझौता, पीस का मतलब शांति वाला, कि भाई अब शांत हो जाओ। जगह का नाम है। जो पीस ट्रीटी थी कहाँ पे थी? एट द वर्सेलिस विद द एलीज, किसके साथ? जो वो गठबंधन था, जो पावर्स का ग्रुप था, उनके साथ जो पीस ट्रीटी थी वो से हार्श मतलब कठोर, एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमानजनक। पीस ट्रीटी तो थी लेकिन वो क्या थी? अपमानजनक थी। ठीक है, देखो यहां पे ह्यूमिलेटिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, कई बच्चों के समझ में नहीं आया। दो ग्रुप बैठे हैं, ये हार चुका है और ये विक्टोरियस है। अब यहाँ पे फैसला हो रहा है पीस का, तो ये इसके एक तरीके से अधीन हो गए। भाई जो हार गया तो अधीन होगा, तो इन्होंने जो फैसला किया वहाँ पे पीस ट्रीटी बनाई, वो हार्श थी यानी कठोर थी। कठोर का मतलब जो एक्सेप्ट करने लायक ही ना हो, जिसमें ये राजी ना हो, लेकिन क्योंकि हार गए हैं, वीकन हो गए हैं, तो करना पड़े। और ह्यूमिलेटिंग मतलब अपमानजनक, उसमें इनका अपमान था लेकिन कर ली। क्या करें, जो कमजोर पक्ष होता है उसे झुकना ही पड़ता है। जर्मनी, अब देखो जर्मनी ने क्या क्या खोया। जर्मनी लोस्ट, लूज का सेकंड फॉर्म लोस्ट, इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज का मतलब जो हम विदेश में बनाते हैं, कॉलोनीज मतलब जिस पर हमारा अधिकार होता है, टेरिटरीज, जो देश हम जीत लेते हैं, जो हम देश को, छोटे छोटे देश को हमने गुलाम बना रखा था, वो इसके सारे के सारे खो गए। खो गए मतलब खत्म हो गए। इसका जब हार ही गए हैं तो क्या बचा? हारने वाले को कौन कुछ देता है? हार गए। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा खो दिया। 10वां बहुत 10% बहुत हिस्सा बैठता है, ये बहुत ही बड़ा हिस्सा बैठता है, खो दिया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, अपनी टेरिटरीज भी खो दी, जो अपना क्षेत्र था। 13% ओवरसीज तो खोया ही खोया, जो अपने देश से बाहर था, अपने देश का भी 13% खो दिया। 75% ऑफ इट्स आयरन, जो आयरन के रिसोर्स थे,
आयरन के जो रिसोर्स थे वो भी खो दिए। 75% ऑफ इट्स आयरन सोर्स था, रिसोर्स थे लोहे का, लोहा भी तो निकलता है खान में से। 75% इन्होंने ये भी खो दिया। बचा ही क्या? 26% ऑफ इट्स कोल, कोयला। 26% इन्होंने कोयला भी खो दिया। ठीक है, 26% ऑफ इट्स कोल। और किसे खोया? देखो लूज जो होता है ना, लूज का मतलब हारना होता है। खोना दूसरी चीज हो गई, हारना भी वही हो गया। तो वे हारे, जर्मनी हारा, ये चीज, ये चीज हारा। क्या क्या हारा? किससे हारा? फ्रांस को हार गया, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। यानी ये सारा का सारा रिसोर्स किसने कब्जा लिया? इन देशों ने। ठीक है, तो जैसे इंग्लैंड कल हारी ना, इंग्लैंड लोस्ट किससे हारी? टू, ऐसे बनेगा सेंटेंस, इंग्लैंड लोस्ट टू इंडिया। आया कुछ समझ? तो ये वाली चीज उसने सही